नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं, जी हाँ, बहुत बड़े मुद्दे से, जो कि इस मुद्दे पर बात करना जरूरी भी बनता है। दरअसल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। सवाल ये भी है कि क्या वाकई देश में संविधान आज खतरे में है, और ऐसा विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्यों कहा जा रहा है। और विपक्ष अगर इस तरह की बात कर रहा है तो क्या वाकई आने वाले समय में तानाशाही नीति भारत में दिखती नजर आएगी। जी हाँ, दरअसल इस तरह के सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए, और इस चुनाव की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर क्या देखने को मिलता है कि यशवंत सिन्हा, जिन्होंने इस चुनाव को बारीकी से देखा, जिन्होंने इस चुनाव को बारीकी से समझा, और सीधे तौर पर उन्होंने ये बता दिया कि कैसे इस चुनाव में भी खरीद फरोख्त का काम जारी रहा। जी हाँ, खरीद फरोख्त यानी कि जैसे तैसे आप विपक्ष को अपने साथ जुटा लीजिए, जैसे तैसे आज आप अपने साथ विपक्ष को अपने साथ मिला लीजिए, या काम सीधी बात से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप उंगली को टेढ़ा कर दीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार पैसों का खेल भी चुनावों में चल रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, सरकार गिराने को लेकर हो, या फिर तमाम और तरीके की बात हो। देखिए, अभी महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में भी यही देखने को मिला था। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को गिराया गया, और गिराने के पीछे किसकी मंशा थी और आखिरकार किसने सबसे बड़ी साजिश रची, ये भी सब जानते हैं। एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ बीजेपी के संपर्क में आए। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास विधायकों की संख्या कम हुई, और उद्धव ठाकरे को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और कुर्सी भी खाली करनी पड़ी। तो सीधे सीधे तौर पर आज हम क्या देख रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने, वो ये देखा गया कि शरद पवार ने उस वक्त भी एक आरोप लगाया। उस वक्त शरद पवार ने कहा था कि बीजेपी ने एक एक विधायक को, जी हाँ, एक एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपए दिए। और आज हम क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो यशवंत सिन्हा ने भी चुनाव के दौरान ये बात कही थी। जब वोटिंग चल रही तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कैसे पार्टियों को खरीदा जा रहा है, कैसे पार्टियों से संपर्क किया जा रहा है, और क्रॉस वोटिंग इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो सीधे तौर पर हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए ने अपने उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उतारा, विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उतारा। सीधे सीधे तौर पर यशवंत सिन्हा की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, और जाहिर सी बातें इतने पढ़े लिखे हैं, उन्हें इकोनॉमी की तो जानकारी होगी ही, उन्हें देश की आर्थिक स्थिति के बारे में तो पता ही होगा। भले ही सरकार चिकनी चुपड़ी बातें करके भोली भाली जनता को फंसा ले, लेकिन जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें इकोनॉमी की समझ है, जीडीपी की समझ है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, वो जान रहे हैं कि आज देश की हालत क्या है। ताजा मामला बात कर लेते हैं, रुपया 80 के पार। तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार डॉलर तो बढ़ रहा है, लेकिन रुपये की हालत क्या है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यशवंत सिन्हा ने सीधे तौर पर जो आरोप लगाया, या जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी पैसों का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, ये बात सही है। दरअसल चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, 21 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो चाहे सत्ता पक्ष के समर्थन में क्यों ना हो, लेकिन यशवंत सिन्हा ने अकेले चुनावी मैदान में उतरकर सत्ता पक्ष के माथे से पसीना छुड़ा दिया। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। मोदी और अमित शाह जो रणनीति बनाने में माहिर हैं, चाणक्य नीति जिनकी मानी जाती है, और सीधे तौर पर क्या देखने को मिला कि जिस तरह की नीति इन्होंने बनाई, जिस तरह से इन्होंने काम किया, ये सीधे तौर पर पता चल रहा है कि बहुत पहले से इनकी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन आज यशवंत सिन्हा ने विपक्ष में उतरकर, चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के इन तमाम बड़े नेताओं की बोलती बंद कर दी। आज तमाम बीजेपी के इन धुरंधर को धूल चटा दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, आपने उन्हें राष्ट्रपति क्यों बनाया? ताकि इसका फायदा आपको आगामी समय के चुनावों में जरूर मिले, ताकि आप वोट बटोर सकें। आपको रोजगार से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, जीडीपी से मतलब नहीं है, अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं है,
कुल मिलाकर देखा जाए तो देश तो वैसे ही आपने बेच दिया, यानी कि सरकार तो देश वैसे ही बेच चुकी है बड़े बड़े उद्योग जो है पतियों के हाथ में। और यहाँ पर देखा जाए जो कुछ बचा कुचा है उसको पूरी तरह तहस नहस जब तक ना कर दे सरकार, मोदी सरकार, तब तक सरकार को चैन नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप बात को ध्यान से समझिएगा कि देखिए हर रात के बाद एक नई शुरुआत होती है। जी हाँ, जब रात के बाद एक नई शुरुआत होती है, एक नया उजाला होता है और वो नई जो किरण होती है वो बहुत कुछ लेकर आती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी चलिए मौका है, अभी जैसे तैसे सरकार बनी हुई है, लेकिन हमेशा तो नहीं बनी रहेगी या हमेशा तो सत्ता पर काबिज नहीं रहेगी। जनता का भी मन बदलाव के लिए होगा, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को अगर 70 साल मौका दिया तो बीजेपी को भी मौका दे रहे हैं, और जनता ने मौका दिया बीजेपी को तो यही जनता वोट भी कर सकती है सरकार गिराने के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आप देखिएगा कि जब सरकार गिर जाएगी या बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी देश के अंदर, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी आप वो देखेंगे, हैरान हो जाएंगे। उसके बाद आपको जरूर पता चल जाएगा कि हमारे देश की आखिरकार हालत हुई क्या 2014 से ये आने वाले जितने भी समय में सरकार राज करे उतने टाइम तक। जीडीपी, अर्थव्यवस्था, तमाम तरीके की अगर मैं बात करूं, लगातार सब कुछ फ्लॉप होता नजर आ रहा है। सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, भोली भाली जनता इसी में पड़ी हुई है। लेकिन जनता अगर समझदार नहीं हुई, जनता अगर हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं उठी, तो बहुत बड़ी पीड़ा इस जनता को उठानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है जैसे तैसे माल बटोरा जाए और बटोर कर चुनाव में लगाया जाए। सरकार ने शुरुआत कर दी है सोमवार से, और सोमवार को हमने देखा कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट पर किस तरह से चीजों को बढ़ा दिया गया, जीएसटी उन पर बढ़ा दी गई, अस्पताल का खर्चा भी बढ़ा दिया। तो खुश हो जाइए कि आप मोदी राज में रह रहे हैं, खुश हो जाइए आप मोदी सरकार में जी रहे हैं, और ये सरकार आपको आने वाले समय में अच्छे दिन दिखाएगी। जी हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा आपने सुना ही होगा, और ये नारा खूब रैलियों में गूंजता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन आ गए। जी हाँ, इसी बात का तो इंतजार जनता कर रही थी। भाई जनता ने 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी को जिताया, उसका मतलब तो जनता चाह रही है सरकार और बनी रहे, और सरकार ऐसे ही बनी रहेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर यशवंत सिन्हा का जिक्र कर रहा था कि यशवंत सिन्हा ने कैसे विपक्ष में रहकर, भले ही ये तो माना जा रहा है कि उनको हार हो सकती है, लेकिन हारने के बाद भी वो जीते हैं। मोदी और शाह की नकेल उन्होंने कस दी, और यही वजह है कि मोदी शाह को विपक्ष को तोड़ना पड़ा। इसका मतलब है कि यशवंत सिन्हा ने अकेले चुनावी मैदान में उतरकर अगर बीजेपी की मटिया पलीत कर दी और अगर बीजेपी को धूल चटा दिया, तो समझ लीजिए अगर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से ये चुनाव हुए होते राष्ट्रपति के, तो यशवंत सिन्हा की जीत होती। और इसी तरह के चुनाव अगर हों आगे भी, तो विपक्ष अच्छे खासे अंकों से जीतेगा, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है। अब देखना होगा कि आखिरकार 21 तारीख के नतीजे क्या आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले सिन्हा ने मुंहतोड़ जवाब बीजेपी को दे दिया, और उन्होंने बता दिया है कि भले ही तुम लोग अपनी पावर, सत्ता, पैसे का गलत इस्तेमाल कर लो, लेकिन आने वाले समय में सच्चाई की जीत जरूर होगी, और सच कभी भी झुकता नहीं है या टूटता नहीं है। सच एक ना एक दिन सामने आता ही है, और झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।